स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं, हम लोग जो क्लास 6 का जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं वो अपना सार्व गुणनखंड और सार्व गुणज। और हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या है। ठीक है, अगर आप बात करो कि लास्ट क्लास अगर आप बात करो तो लास्ट क्लास हमने क्या देखा था, बताओ जल्दी से। लास्ट क्लास में देखा था कि ये जो विभाज्यता का नियम क्या होता है। जैसे मान लो 2 से 3 से, मैंने कुछ ऐसा ट्रिक में बताया था, कुछ ऐसा पॉइंट्स मैंने बताया था कि अगर वो आप जान लोगे ना तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो। जैसे मान लो कोई भी अंक 5 to 5 है तो इसको आपको डिवाइड करने की जरूरत है। जैसे मान लो 5 to 5 to 5 है, ठीक है, इसको मान लो 5 से डिवाइड करनी है तो आपको डिवाइड डायरेक्ट नहीं करना है। वहां मैंने ट्रिक बताया आई थिंक पिछले लेक्चर में। और देखो कि जो भी मैं ये पढ़ा रहा हूं ना तो एक चीज समझना, आप सीरियली वाइज जाकर पढ़ो। मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वैसे मैं ये वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट दे दूंगा, ठीक है। वहां से पहले आप शुरू से लेक्चर देखा करो। ये 6th का सीरीज चल रहा है। आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड 10 लेक्चर्स और 11 लेक्चर्स, ठीक है। ये हमें पता है ये 12वां लेक्चर अपना, ठीक है। तो वहां से आप सीरियली वाइज देखोगे ना तो एक कंसेप्ट आपका बेस से पढ़ते चले जाएगा, एकदम इंक्रीजिंग लेवल चलते चले जाएगा, ठीक है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूं कि जो भी वीडियो ये देख रहे हो ना, सबसे पहले अगर जो पहले की वीडियो नहीं देख पाए हो वो पहले जाकर देख लो, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखो भाई, पूछा जाता है कि सार्व गुणनखंड क्या है, यही पूछा जाता है। देखो समझना, सार्व गुणनखंड को हम लोग इंग्लिश में कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं और जो सार्व गुणज है उसको हम लोग कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं। तो क्लियर हो गया। इंग्लिश भी नाम जानना चाहिए, बुधियार हो इंग्लिश जानना चाहिए, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो हम पहले देखते हैं कि सार्व गुणनखंड किस तरीके से निकालते हैं। पहले ये देखते हैं। देखो जैसे मान लो 12 और 24 करके बाद आप पहले गुणनखंड बताओ। याद रखना, कभी भी अगर सार्व गुणनखंड निकालना है किसी भी संख्या का, वो सार्व गुणनखंड निकालना है तो सबसे पहले आपको गुणनखंड निकालना होगा। ये तो पहले रख लो, लिख के रख लो भाई, कि अगर कभी भी मुझे अगर सार्व गुणनखंड निकालना होगा और चाहे इसका भी अगर सार्व गुणज भी निकालना होगा तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको गुणनखंड निकालना ही पड़ेगा। और सार्व गुणज में आप सबको पहले क्या नहीं, गुणज निकालना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। सार्व गुणनखंड में सबसे पहले गुणनखंड निकालना पड़ेगा और जो सार्व गुणज है उसमें आपको पहले गुणज निकालना पड़ेगा, फिर आप आगे बढ़ सकते हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो आपको क्या करना है ना कि सार्व गुणनखंड जैसे ही बोल रहा है कॉमन फैक्टर, सबसे पहले आप गुणनखंड निकाल लो। चलो भैया, जैसे 12 और 24 था तो 12 का गुणनखंड क्या होगा बताओ। अब देखो ये सब बता चुका हूं पहले लेक्चर में, जो नहीं देख पाया हो जाएगा लेक्चर को पहले देखो। उसमें यहाँ भी एक फिर से बता देता हूँ। जैसे 12 गुणनखंड निकालना है तो मैं जैसे बताया वैसे बताता हूँ। 1 into 12 लिख सकते हैं, 2 into 6 लिख सकते हैं, 3 into 4 लिख सकते हैं एंड 4 into 3 लिख सकते हैं। अभी रिपीट हो गया तो इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या क्या है देखो, एक ये क्या है 12 2 6, 1 12 2 6 3 4। तो मतलब फाइनली ये आपका क्या हो जाएगा, ये अपना टोटल क्या है, इसका गुणनखंड है। क्या अपना टोटल गुणनखंड है किसका, 12 का। उसी तरीके से जब 24 का आप निकालोगे मस्त तरीके से तो 24 का गुणनखंड इस तरीके से आएगा। देख लो जिस तरह से मैं ऊपर बताया था। जो नहीं देख पा रहा हूं वहां पे मैं बहुत अच्छे से केवल गुणनखंड ही डिस्कस किया हूं। हर एक गुणनखंड को मैंने क्लियर किया वहां पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे देखो कि 24 गुणनखंड की बात करोगे तो 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये आपका कितना है 24 का अपना क्या है गुणनखंड है। क्लियर हो गया, इतना बात तो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं कि हमारा सार्व गुणनखंड किसको बोलेंगे। सर आप बोले थे कि अगर सार्व गुणनखंड कभी भी बोले तो सबसे पहले हम गुणनखंड निकालें। जैसे मान लो कि 12 और 24 था, हम लोग को सार्व गुणनखंड निकालना था तो सबसे पहला स्टेप में क्या बोला, सबसे पहले आप गुणनखंड निकाल लो। सर गुणनखंड निकाल लिए। अब हमको निकालना है सार्व गुणनखंड। क्या निकालना है, सार्व गुणनखंड। कुछ मत करना, जो दोनों में कॉमन है ना वो ले लो। देखो जैसे यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो सार्व गुणनखंड एक 1 होगा, ठीक है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब एक सार्व गुणनखंड 2 भी होगा। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, सार्व गुणनखंड एक 3 भी होगा। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, सार्व गुणनखंड एक 4 भी होगा। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो 6 भी एक गुणनखंड होगा। यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपना सार्व गुणनखंड हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं करना। अगर सार्व गुणनखंड का आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं भाई। कभी भी सार्व गुणनखंड बोले सबसे पहले आप गुणनखंड निकाल लो मस्त, फिर जो दोनों में कॉमन रहे वही आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, ये सार्व गुणनखंड। और एक चीज याद रखना, सार्व गुणनखंडों को ये भी बोला जाता है उभयनिष्ठ या सार्व गुणनखंड का, दोनों नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल इसलिए कराता हूँ ढेर सारा कि इससे आपका कंसेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हो पाए, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो कि 32 है, 12 है और 16 के गुणनखंड, मतलब क्वेश्चन में गुणनखंडों पर विचार करना कहता है तो आप सीधा लिख लो क्वेश्चन
कि आपको निकालना है क्या, सार्वगुणनखंड। इसका क्या निकालना है अपने को, सार्वगुणनखंड। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है ना, सार्वगुणनखंड। तो मैं बताया था कभी भी अगर सार्वगुणनखंड की बंदा बात करे तो सबसे पहले आप गुणनखंड निकाल लो सबका। चलो पहले 32 गुणनखंड निकाल लिए, कितना हो गया बताओ, 1 2 4 8 16 32। समझ में आ रहा ना कैसे लिखे। इसका मैं एक प्रॉपर लेक्चर बनाया हूं, जाकर प्लेलिस्ट में देख लेना है, उसमें केवल मैं गुणनखंड निकालने के लिए ही बताया हूं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग 12 का गुणनखंड निकाले, क्या हो गया 1 2 3 4 6 12। और जब 16 का गुणनखंड निकालोगे वो कितना होगा बताओ, 1 2 4 8 16। अब आप पहला स्टेप कर लिए, कभी भी अगर सारा गुणनखंड बोलता है तो सबसे पहला स्टेप होता है हम सबसे पहले गुणनखंड निकाल लेंगे। तो भाई हम सबका गुणनखंड निकाल लिए। अब जो अपना सेकेंड स्टेप होता है वो होता है कि जो कॉमन है वही हमारा सर्वगुणनखंड होता है। कौन कौन कॉमन है, इसमें भी एक, इसमें भी एक, अब तीनों में कॉमन, तभी 2 अंक था। देखो यहाँ पे तभी 2 अंक था, 2 में कॉमन लिए थे ना। यहाँ पे देखो 3 अंक है, सॉरी 3 संख्या को संख्या बोलते हैं, 3 संख्या है। देखो 32 12 16 ये 3 संख्या, अब तीनों में जो कॉमन आएगा वो हमारा क्या होगा, सार्वगुणनखंड। ठीक है, अब देखो 32 12 16 में गुणनखंड देखो, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक। तो आप ये बोल सकते हो तीनों में ये क्या है, कॉमन है। इसको हम बोल सकते हैं एक हमारा क्या है, सार्वगुणनखंड। 2 2 2 तीनों में 2 है, तो ये भी हमारा सार्वगुणनखंड। 4 देखो इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, लेकिन इसमें भी 4 है। देखो ये 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। आप लोग क्या बोल सकते हो कि भाई ये भी हमारा क्या होगा, सार्वगुणनखंड। क्लियर। चलो 8 से पूछो, भैया इसमें 8 है, इसमें 8 है ही नहीं। अब फिर इसमें 8 है, इसमें 8 तो है नहीं। देखो शुरू वाले में 8 है, लास्ट वाले में भी 8 है, लेकिन इसमें नहीं है, तो कॉमन थोड़े आएगा। आपको तीनों में मिला के कॉमन लेना है, तो ये वाला 8 नहीं आएगा। 16 इसमें है, 16 इसमें भी है, लेकिन बीच में ये भी नहीं आएगा। 32 इसमें है, इसमें तो 32 कहीं आएगा, तो 32 भी नहीं आएगा। मतलब जो फाइनल आपका सार्वगुणनखंड होगा, जो हम लोग तीनों में कॉमन लेंगे, वो आपका कितना आएगा बताओ, 1 2 4। वही चीज लिखा हुआ है कि 32 12 16 के सार्वगुणनखंड कितना हो जाएगा, 1 2 4। समझ में आ रहा ना, तीनों में कॉमन, ऐसा नहीं कि 2 में देख लिए। अगर 3 संख्या दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इनमें भैया आप सार्वगुणनखंड बताइए, तो तीनों में कॉमन लेना है। ऐसा नहीं कि 2 में कॉमन ले लिए। वैसे मान लो बहुत लोग क्या करेगा ना कि यहाँ 8 देखा, यहाँ 8 देखा, यहाँ लिख देगा 8, तो हो जाएगा गलत, क्योंकि ये चीज 2 में कॉमन है। इसमें है, इसमें, लेकिन इसमें तो नहीं है ना। तो सार्वगुणनखंड अगर जितनी संख्या दी रहती है उस संख्या में पूरे में हम लोग कॉमन देखते हैं। ये चीज तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो सार्वगुणनखंड समझ में आ गया, कुछ नहीं करना होता है, पहले गुणनखंड निकालो और जो कॉमन रहेगा उनमें से वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसे एक और एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें इसका एग्जांपल लेने का कुछ कारण बताता हूं। 8 और 15 के सार्वगुणनखंड पर विचार करें। सार्वगुणनखंड आपको निकालना था, जब भी सार्वगुणनखंड निकालना था उस पर गुणनखंड निकाल लो। 8 का गुणनखंड होता है कितना, 1 2 4 8। और जो 15 गुणनखंड है वो है क्या, 1 3 5 15। तो ऑब्वियसली जब आपको सार्वगुणनखंड निकालना तो क्या होता है, कॉमन ले लो। इसमें भी एक, इसमें भी एक, तो 1 हो जाएगा। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं, तो 2 नहीं होगा। इसमें 4 है, इधर भी 4 नहीं, तो 4 भी नहीं होगा। इधर 8 है, इसमें भी 8 है, तो 8 भी नहीं होगा। मतलब फाइनली आपका एक ही, मतलब एक जो है ना, यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सार्वगुणनखंड। ठीक है, ये दिस इज द स्पेशल केस। एक चीज याद रखना, जब लिख लो कि जब सार्वगुणनखंड 1 आ जाए तब एक चीज समझना कि ये जो दोनों संख्या रहता है ना, ये दोनों संख्या, इसको बोला जाता है सहअभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ चीज लिखा भी है, एक स्पेशल केस है। जब सार्वगुणनखंड 1 आता है ना, एक स्पेशल केस बनता है। देखो जैसे ऐसे बहुत से जोड़े हैं जिनका सार्वगुणनखंड केवल 1 होता है, इस प्रकार की युग्म संख्या को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब ये जो आप युग्म संख्या देखे, ये जो 8 और 15 है, जब इसका आप सार्वगुणनखंड निकाले तो इसका आपका सार्वगुणनखंड कितना आया, 1 आया। तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो 8 और 15 है, इसको आप बोल सकते हो सहअभाज्य संख्या 8 और 15। ठीक है, और देखोगे जैसे मान लो 3 और 5, इसका भी करके देख लो। 3 को क्या लिखोगे गुणनखंड, 1 × 3। 5 का क्या लिखोगे, 1 × 5। जब सार्वगुणनखंड निकाले तो कॉमन देखो 1 ही है, तो मतलब सार्वगुणनखंड 1 आ रहा है। मीन्स क्या, ये जो 3 और 5 है ये अपना क्या है, सहअभाज्य संख्या। इसी तरीके से 4 और 9 को देखो, 4 को क्या लिख सकते हो बताओ, 1 × गुणनखंड कैसे करोगे, 1 × 4, 2 × 2। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, यही गुणनखंड होगा फाइनली। यही होगा ना भाई, 1 2 4, और तो कुछ होने वाला है नहीं। जब आप 9 का निकालोगे क्या होगा बताओ, 1 × 9, फिर 3 × 3, मतलब क्या, 1, 3, 9। और कोई आने वाला तो चांस मेरे को लग नहीं रहा है, क्योंकि अगर 1 × 9 करते हैं फिर 2 गुना करेंगे तो कुछ होना नहीं है। फिर 3 × 9, तो 1 3 9,
जब आप सार्व गुणनखंड निकालने गए तो 4 और 9 में कॉमन क्या है बताओ, इधर भी 1 है और इधर भी कितना है अपना बताओ 1 है, मीन्स क्या 1 1 क्या हो गया कॉमन हो गया। मतलब जब आप 4 और कलर चेंज करता हूं, जब आप 4 और 9 का गुणनखंड आप निकालते हो ना तो इसका सार्व गुणनखंड कितना आता है बताओ 1। तो आप फिर ये बोल सकते हो ये जो 4 और 9 है ये अपना क्या है सह-अभाज्य संख्या, मतलब को प्राइम नंबर। ये चीज आपको क्लियर हो गया। तो आपको सार्व गुणनखंड का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर सार्व गुणनखंड 1 हो जाता है तो वो जो दो संख्या गिवन रहती है, ये जो युग्म संख्या गिवन रहती है उसको बोला जाता है क्या सह-अभाज्य संख्या। इंग्लिश में अगर बोलो तो को प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखो हम लोग सार्व गुणनखंड पढ़ ले, अब सार्व गुणज सीखेंगे। तो फिर से अगेन सार्व गुणज है तो सबसे पहले वो क्या निकाल लेना, गुणज निकाल लेना है। सबसे पहले वो क्या निकालना है, गुणज निकाल लेना है। तो गुणज निकालने के लिए सिंपल सा तरीका बता, तो आप किसी का ही बोलेगा तो पहाड़ा पढ़ने लग जाना। जैसे मान लो 4 और 5 का निकालना आप लोग क्या सार्व गुणज मान लो। सबसे पहले 4 का क्या गुणज निकालो बताओ, 4 का 4 टेबल पढ़ने लोगे 4 का 4। ठीक है, जैसे 4 का गुणज क्या है, टेबल 4 का टेबल पढ़ते रह जाओ, 4 का 4 4 8 चलते चले जाओ मस्त। 5 का गुणज निकालना है, 5 का टेबल पढ़ते चलो, 5 का 5 15 10 5 6 15 5 को 20 करते चले जाओगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब आपको निकालना क्या सार्व गुणज, बस इस दोनों में कॉमन ले लो। इसमें 4 है, इसमें 4 है क्या नहीं है, इसमें 8 है, इसमें 10 नहीं होगा, 12 15 16 इधर 16 है, इधर कहीं 16 है नहीं है, हाँ 20 इधर भी है 20 इधर भी। तो एक चीज आप बोल सकते हो कि भाई 20 जो है हमारा कॉमन में आएगा, मतलब सार्व गुणज में आएगा। 24 कहीं नहीं है, फिर 28 फिर 32 फिर 36 फिर 40, देखो फिर से 40 है। तो आप क्या बोल दोगे 40 हमारा क्या है कॉमन है। तो आप लोग ये चीज देख रहे हो ना कि ये जो 20 ये जो 40 आ रहा है दोनों में क्या है कॉमन है। तो आप लोग ये बोल सकते हो कि भाई ये जो 20 और 40 है वो हमारा सार्व गुणज है। वही चीज देखो 4 और 5 के वैसे गुणज तो दोनों से मिलते हैं, वो है 20 40। तो आप लोग बोल सकते हो ना संख्या 4 और 5 के सार्व गुणज क्या हो जाएगा 20 40। ठीक है, ये तक क्लियर हो गया होगा। जैसे और एक एग्जांपल देखो, जैसे 3 4 9 के गुणज पर विचार करें। ठीक है, चलो हम विचार कर लेते हैं भाई। 3 का गुणज सार्व गुणज मान लो निकालना है, 3 4 9 का आप मान लो कि आपको निकालना क्या सार्व गुणज, क्या निकालना अपने को सार्व गुणज निकालना है। तो सार्व गुणज के लिए क्या पता, पहले गुणज निकाल लो, 3 गुणज निकाल लो, 3 का टेबल पढ़ने लगो, लिख लिया देखो टेबल ही है 3 का 3 3 9 6 3 3 9। ठीक है, 4 का गुणज निकालना है, 4 का टेबल पढ़ने लगो मस्त। 9 का गुणज निकालना है, 9 का टेबल पढ़ने लगो, कोई दिक्कत 9 का 9 9 18 23 27। फिर अगेन आपको क्या करना है, आपको निकालना है सार्व गुणज। सब में जो कॉमन होगा, तीनों में जो कॉमन होगा, ये जो तीनों में जो कॉमन होगा उस संख्या को हम लोग लेंगे और डेट भी बराबर क्या सार्व गुणज। ठीक है, सार्व गुणज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में समझा करो कॉमन मल्टीपल। सार्व गुणज को बोलते हैं कॉमन फैक्टर और सार्व गुणज बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो भैया कॉमन देख लो, 3 4 3 इसमें है, इसमें 3 नहीं होगा, 6 है, 8 18 है नहीं होगा, 6 इसमें भी कहीं नहीं है। 9 की बात करो तो 9 इसमें है लेकिन बीच वाले में नहीं है। 12 की बात करो तो 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है। 15 की बात करो तो 15 नहीं है, फिर 18 की बात करो तो 18 भी नहीं दिख रहा है, 21 भी नहीं दिख रहा, 24 भी नहीं दिख रहा है, 27 भी नहीं दिख रहा है कॉमन में। यहाँ पे है लेकिन इसमें नहीं है। 30 यहाँ पे है और इसमें भी नहीं है। 33 देखो तो नहीं है। 36 देखो तो एक बार, 36 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है देखो यहाँ पे भी है। मतलब क्या 36 आपका तीनों में है। आप क्या बोल सकते हो भैया 36 हमारा क्या हो जाएगा सार्व गुणज। सीधा क्या होगा 72 एक टर्म आएगा, वो भी होगा इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो देख लेना भैया 36 72 फिर चलते चलोगे फिर और 36 तो वो सब हमारा क्या हो जाएगा कॉमन में आ जाएगा। मतलब आप लोग को सार्व गुणनखंड और सार्व गुणज आपको क्रिस्टल क्लियर है। अब देखो आप लोग को क्वेश्चन में दे रहा हूं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना सार्व गुणनखंड निकाल के 8 12 और 9 27 12 का और इसका दोनों का सार्व गुणज बताना। ठीक है, और ये तुम्हें बता ही दिया सहभाज्य संख्या का 3 उदाहरण दे, ऊपर में 3 उदाहरण तो दे ही दिया हूं। सहभाज्य संख्या का एक ये और ये वाला एक। और आप लोग भी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना कि और क्या हो सकता है, ढेर सारा हो सकता है। ये तो मैं 3 बता दिया था आप लोग को, लेकिन आप लोग को भी 3 बताना है कि भैया और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, चलो अब देखो अभाज्य गुणनखंड सीखते हैं क्या है। देखो जैसे मान लो कि सबसे पहले ये समझो कि दूसरे शब्दों में कोई गुणनखंड अभाज्य होता है जिस उसके सभी गुणनखंड अभाज्य हो। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझो कि जो अभाज्य गुणनखंड का मीन्स क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड यही बता दो। देखो अभाज्य गुणनखंड का पहले मीनिंग समझो। अभाज्य गुणनखंड मतलब ये होता है ना कि जो गुणनखंड हम लोग तोड़ने जा रहे हैं, जो गुणनखंड हम लोग तोड़ेंगे ना
उसमें टोटल जो है ना हमारी अभाज्य संख्या आएंगी। क्या आएंगी? अभाज्य संख्या आएंगी। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है? क्या रूल है? अभाज्य गुणनखंड, नाम ही अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड करेंगे लेकिन गुणनखंड में जो हम लोग को संख्या मिलेंगी वो क्या होगा? अभाज्य होगा। वहां भी लिखा भी है, देखो कि जैसे मान लो कि 24 के ऊपर सभी गुणनखंडों के अंत में एक ही गुणनखंड इतना 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 पर पहुंचते हैं। जैसे फाइनली जब आप 24 को करते हो गुणनखंड तो क्या क्या कर लोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, सबसे लास्ट में हर चीज को तोड़ दिए तो देख रहे हो ना कि हर एक संख्या क्या है? आप बताओ, अभाज्य संख्या। ठीक है, अब जिनको अभाज्य संख्या भाज्य संख्या समझ में नहीं आ रहा, जाके पीछे वाला लेक्चर देख लेना, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया। तो आप एक चीज समझ में आ गया कि कोई गुणनखंड अभाज्य होता है यदि उसके सभी गुणनखंड अभाज्य हो। मतलब अभाज्य गुणनखंड का मीनिंग कुल मिला के इतना समझ लो कि गुणनखंड कर लोगे तो जो भी संख्या मिलेगा वो हर एक संख्या क्या होगा? अभाज्य संख्या। ठीक है, इसे मान लो 360 का गुणनखंड निकालना, कैसे निकालोगे? यहाँ बता दो, देखो यहाँ पे थोड़ा सा बता दो, अच्छा लगेगा। देखो 360 है, क्वेश्चन में आ गया कि भैया इसका मुझे अभाज्य गुणनखंड निकाल के दिखा दीजिए। क्या क्वेश्चन में आया कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना? आप लोग सर्वगुणन सीख गए हो, सर्वगुणनखंड सीख गए हो, आपको क्वेश्चन आया कि भैया हमको अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सिखा दीजिए। सबसे पहले मिनिमम से शुरू करना है, मिनिमम 2 से शुरू करना है, पर सबसे कुछ भी रहे तो 2 से लगाओ, मतलब 2 से बढ़ते हुए चले जाना है। देखो 2 से जब लगाओगे तब दुक्का दो, डिवाइड करो 180 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करो कितना? 90 बचेगा, 90 में फिर 2 से लग ही जाएगा, 45 बचेगा। फिर 2 को अगर 45 से डिवाइड 2 से लग नहीं रहा, 3 से लगेगा तो 300 जगह 15 तिया 45, फिर 3 से 5 15। ठीक है, तो अब हो गया, इसे ज्यादा टूट नहीं सकता, मतलब जहां तक तोड़ना है ना वहां तक तोड़ लो। अब 5 थोड़े टूट सकता है, 5 को तोड़ोगे तो 1 में आने लगेगा। ठीक है, रिमाइंडर सब आने लगेगा, आपको कंप्लीट तोड़ना है। तो बताओ 360 को हम लोग क्या ले सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। वहां देखो लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 2, फिर 3 2 गो और इंटू 5। अब बोले सर कि ये हम लिखे और हमको प्रूफ करके बताइए। अब देखो सिंपली अगर इसको मल्टीप्लाई कर लोगे ना तो आपको 360 आ जाएगा। चलो करके दिखाता हूं। 2 दूना 4, दूना 8 तिया 24, अब 5 तिया 15, तो 24 और 15 को आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा? 5 को इसका 0 हाथ में 2, 15 10 2 12, 4 का 4, 2 का 2, तो 0 4 2 6, 360 आ गया ना। मतलब कुल मिला के 360 को आपको मिनिमम 2 से तोड़ते हुए चले जाना है, पूरा एकदम सही तरीके से तोड़ते हुए चले जाना है। तो जो अच्छे से तोड़ के आप लाओगे ना, जो आपका बचेगा उसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में मस्त लिख लो। वो जैसे 2 3 को 2 आया था, फिर 3 गुना 3 गुना आया था, सबको मल्टीप्लाई फॉर्म लिखो तब ना 360 आएगा भाई। सबको मल्टीप्लाई फॉर्म में मस्त लिख लिए, देखो मल्टीप्लाई फॉर्म में। ठीक है, कोई दिक्कत? और देखो ध्यान से, इसको अभाज्य गुणन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे हर एक संख्या, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, हर एक संख्या अभाज्य है। कौन सा संख्या है? अभाज्य संख्या है, इसलिए इसको बोला भी जाता है अभाज्य गुणनखंड। बोला क्या जाता है? बोला ही जाता है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे और एक एग्जांपल देखो कि जैसे मान लो यहाँ पे एक और एग्जांपल कराता हूं आप लोगों को। देखो क्या है क्वेश्चन में कि 8, 24 और 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। ठीक है, आप लोग को मैं एग्जांपल भी दूंगा, अभी पहले आप लोग ये बताओ। जैसे मान लो कि 8 है, 8 का क्या करोगे? मिनिमम 2 से करोगे, 2 चौका 8, 2 दूना 4, एक बार 2 से और लग जाएगा, 2 का 2, यही होगा। क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, यही से क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड। अब इसको 1 में नहीं लिखना है, क्योंकि 1 इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि 1 जो होता है हमारा, ये ना तो भाज्य संख्या होता है ना ही अभाज्य संख्या होता है, इसको नहीं लेना है 1 को। मतलब सीधा अगर 8 को लिखना है ना, 2 चौके 8, 2 दूना 4, अब इसको 2 से 2:1 नहीं करना, मतलब 1 नहीं लिखना है, मतलब आपको यही रख जाना है 2 दूना 4, मतलब मिनिमम आप 2 तक की करो, क्योंकि अभाज्य संख्या जो मिनिमम होता है वो 2 होता है, तो आपको 2 से नीचे नहीं तोड़ना। मतलब कुल मिला के 8 को ऐसे तोड़ना है, 2 चौके 8, 2 दूना 4। अब 2 से नीचे इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या हमारे 2 से ही शुरू होती है। तो कितना हो जाएगा? 2 जो हम लोग का 8 का क्या हो जाएगा बताओ? अभाज्य संख्या का गुणनखंड 2 इंटू 3 को है ना, 1 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, इसे मान लो कि 24 का लिखना है। अब बताओ 24 का लिखना है, क्या करोगे बताओ? 2 से 12, 2 6 के 12, 2 तिया 6। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? फिर 3 तक चले गए, फिर 3 को तो आगे तोड़ नहीं सकते। अब 3 को या तो 3 से डिवाइड करोगे, लेकिन 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब 1 को तो हम लोग लेते नहीं, चाहे डिवाइड कर लो चाहे छोड़ दो, मतलब 3 को यही रहने दो। कितना हो जाएगा बताओ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। कोई दिक्कत कोई परेशानी? समझ में आ रहा है? तो मतलब कुल मिला के आपको क्या करना है ना, एक अभाज्य
संख्या में जितना भी टोटल अभाज्य गुणनखंड का मंत्र यही होता है कि आप इस तरीके से इसको करो कि फाइनली आपका आराम से आ जाए, ठीक है। जैसे यहाँ भी देखो, जैसे 360 को किया था, करते चले गया था, अब 1 को नहीं लिया हो क्योंकि 1 ना ही अभाज्य संख्या ना ही भाज्य संख्या है, तो मतलब 3 5 15 आप यहाँ भी छोड़ सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो क्या आता है, 3 को 2, 2 का 3 और अपना कितना था बताओ, और एक अपना क्या हो जाएगा बताओ, एक अपना 5 हो जाएगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि 1 तो लेना नहीं है, मतलब ये 2 लिए भाई, ये 2 लिए 3, ये 5, एक तो लेना नहीं है, तो मतलब कुल मिला के यही हमारा फाइनल, इसको अगर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म मिले तो यही हमारा आ जाएगा। वही चीज तो यहाँ बता रहा हूँ, आप 1 तक भी ले जाओ लेकिन 1 को लेना नहीं है। जैसे मान लो 8 है तो 2 को यहीं से 2 ले सकते हो। जैसे मान लो 8 का जैसे क्या होता है, जैसे मान लो 24 ही है, दो का अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करो तो कितना 24 हो जाएगा, फिर 2 6 के 12, 2 3 6। बहुत बंदे बोले सर 3 से करते ना सर, 3 कहाँ 3, 1 कहाँ 1, अब 1 तो लेना नहीं है, मतलब यहाँ से चुपचाप आप यहाँ तक लो, मतलब 3 को 2 इंटू 3, यही से क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। समझ में आ रहा है ना, 1 नहीं लेना है। देखो 1 भले आप दिखा दो, जैसे मान लो आप तोड़ रहे हो तो दिखा देना 1 तक, सब चीज डिवाइड, जैसे मान ले नीचे में 4 ही आया तो 4 से फिर से डिवाइड करके 1 कर लेना, लेकिन 1 ना तो भाज्य संख्या नहीं है, इसको 1 नहीं लेना, यहीं तक लेना, आप मस्त मल्टीप्लाई कर लेना, वही उसका क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो जैसे मान लो 32, एक और एग्जाम्पल कराता है, देखो और कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे देखो 32 है अपना, बताओ 16, 2 8 16, 2 के 8, 2 दूना 4, 2 का 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब बोलेगा बंदा 1 फिर से नहीं लेना है, मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। इसी को अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लो, 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू करके 5 बार लिख लेना, यही से क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। मतलब फाइनली आपको अभाज्य गुणनखंड कुछ नहीं करना होता है, मिनिमम 2 से शुरू करते चले जाना है, अच्छे से उसको फाइनली कंप्लीट डिवाइड करते हुए चले जाना है, और जो उसका जो जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसको अगर मल्टीप्लाई कर लोगे मस्त तरीके से तो हमारा क्या हो जाएगा बता दो, तो हमारा मस्त तरीके से आपको अभाज्य गुणनखंड मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना देखो, और ये सब देख लो, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ये आप बना के बताना सार गुणनखंड निकालना किसका, 4 32 का, 8 32 42 का इसका, फिर इसका गुणज निकालना 8 10 का, 4 12 का, 3 5 8 का, कमेंट में जरूर कमेंट कर बताना, ठीक है। फिर इसका सार गुणज कुछ, इसका सार गुणज निकालना देख लो इसका, और ये सब अभाज्य गुणनखंड 540 440 और 420 का निकालना, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी निकाल लोगे ना भाई, एक बता दें, चलो मान लो 400 कौन सा लोगे, 420 लोगे, 420 बताता। देखो मिनिमम 2 से शुरू करना, 2 से डिवाइड करो क्या हो जाएगा, 2 का 2, तो 2 ना 4, तो क्या हो जाएगा 2 से 10 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा बताओ, 2 का 2, 2 5 10, 105 को 2 से डिवाइड करके तो 105 होगा, फिर 2 से डिवाइड तो होना नहीं है। देखो अगर 2 से डिवाइड तो होना नहीं है, 3 से करो एक बार, 3 से अगर करते हो तो 3 3 9, अगर यहाँ पे करो 105 को 3 से डिवाइड तो 3 3 9 और 3 5 15, 35 आएगा ना भाई। देखो 105 ये 105, 3 3 9 और 3 5 15 35, अगर 35 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, 105 ही आ जाएगा, देख लो क्लियर। फिर देखो ठीक है, आप 35 को देखो, जैसे 35 को अगर देखो तो इसको 3 से अगर तो कर नहीं सकते, नहीं कर सकते भाई, तो 3 से करो तो 3 से डिवाइड तो होना नहीं है भाई, तो आप कर लो किससे, 4 से होना नहीं, 5 से कर लो, 5 7 35। अब क्या हो जाएगा, इसी को जब मल्टीप्लाई में, अब फिर 7 है तो आपको कोई बंदा बोले सर 7 को नहीं सकता, 7 कहाँ 7 है, लिख लो भाई क्या दिक्कत है, एक तो लेना नहीं है। मतलब फाइनली आपको यहाँ से यहाँ तक लेना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इसे चेक करना हो ना कभी भी सर्वगुणनखंड को, सॉरी अभाज्य गुणनखंड तो कुछ मत करना, इसको जो टोटल को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 420 मिल जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई करो, देखो 2 दूना 4, 4 तिया 12 पंचा 60, 60 इंटू 7 करो, हो रहा है ना भैया, 2 दूना 4 तिया 12 पंचा 60 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 60 इंटू 7 अपना कितना हो जाएगा, 7 के 42, 420, ठीक है। तो आपको यही सब जो मैं दिया हूं इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और यार मजा आया हो ना यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और यार 6th का मैं लगातार क्लास सीरीज बता रहा हूँ, जितना वीडियो को फैलाना फैला दो, और यार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कैसा लगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बताते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चलो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, चलो ओके, थैंक्स।